नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। द्वितीय अंक, प्रथम दृश्य। उद्भांड में सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया ने कहा, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। ये कहते हुए वो गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा। लघु सुरधुन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती दुख मेरे। मंदिर उंगते रहते जब जग पर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तभी फिलिप्स का प्रवेश होता है। उसने कहा, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया। तुमने तो भारतीय संस्कृति पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब हो। फिलिप्स, यह तुम हो? आज दारा की कन्या वाल्हीक जाएगी? कार्नेलिया ने पूछा। फिलिप्स बोला, दारा की कन्या? नहीं कुमारी, साम्राज्ञी कहो। असंभव है फिलिप्स। ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका सामग्री कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि यह महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय परिणीता पत्नी नहीं। कार्नेलिया की इस बात पर फिलिप्स ने कहा, कुमारी, प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है? यदि प्रणय हो, कार्नेलिया बोली, प्रणय तो मेरा हृदय पहचानता है। फिलिप्स की यह बात सुनकर कार्नेलिया ने हंसकर कहा, ओहो ये तो बड़ी विचित्र बात है। कुमारी, क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो? फिलिप्स ने कहा, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। कार्नेलिया की बात सुनकर फिलिप्स गंभीर होकर बोला, मैं पूछने आया हूं कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां स्कंधावार में साम्राज्ञी के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी? नहीं, संभवतः पिताजी को यहीं रहना होगा, इसीलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं, कार्नेलिया बोली। यह सुनकर फिलिप्स कुछ सोचकर बोला, कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन हो, इसीलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। तुम मेरा अपमान करने का साहस न करो फिलिप्स, कार्नेलिया बोली। प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते फिलिप्स। ये सुनकर फिलिप्स इधर उधर देखता है
और फिर कहता है, ये नहीं हो सकता। वो कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है। वह चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। तभी चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है, जिससे वह गिरकर क्षमा मांगता है और चंद्रगुप्त उसे छोड़ देता है। धन्यवाद आर्यवीर, कार्नेलिया ने कहा। तभी फिलिप्स लज्जित होकर बोला, कुमारी, प्रार्थना करता हूं कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकते फिलिप्स। तुम अभी चले जाओ, कार्नेलिया ने कहा, जिसके बाद फिलिप्स नतमस्तक होकर वहां से चला जाता है। चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं, चंद्रगुप्त ने तभी कहा। पिताजी कहाँ हैं? कार्नेलिया ने पूछा। उनसे यह बात कह देनी होगी। यह घटना नहीं, तुम ही कह देना, कार्नेलिया ने कहा। कार्नेलिया की इस बात पर चंद्रगुप्त बोला, ओह, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूं, उनसे कह दूंगा। आप चलिए, मैं आती हूं, कार्नेलिया ने कहा। तभी चंद्रगुप्त का वहां से प्रस्थान होता है, जिसकी बात कार्नेलिया बोली, एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं? उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वह भी कितना आकर्षक है, कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए ना उस साधु ने भविष्यवाणी की है, भारत सम्राट होने की। उसमें कितनी विनयशील वीरता है। ये कह के वहां से उसका प्रस्थान होता है। तभी कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश होता है। वो कहता है, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिटती जा रही है। हम तो इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश ही नहीं, अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश निमग्न हैं। सुनते हैं पौरव ने केवल जेहलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। ये सुनकर एनिसा क्रिटिज ने बोला, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके। दांड्यायन को देखो ना, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश है। सिकंदर की ये बात सुनकर एनिसा क्रिटिस आगे बोला, परंतु आम्भीक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला। प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। लोभी है। सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है। सिकंदर बोला, मुझे विश्वास नहीं होता, इसमें कोई रहस्य होगा। एनिसा क्रिटिज बोला, पर एक बात कहूंगा, ऐसे शैल पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है? क्यों न शिविर में ही चला जाए। एनिसा क्रिटिज, फिर तो पर्सिपोलिस का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता ही न थी। यहाँ एकांत में मुझे कुछ ऐसी बात पर विचार करना है जिस पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियां प्रायः सत्य होती हैं। तभी एक ओर से फिलिप्स, आम्भीक और दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। सिकंदर बोला, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? आम्भीक से पूछ लिया जाए, फिलिप्स ने कहा। तभी आम्भीक बोला, यहां एक षड्यंत्र चल रहा है। फिलिप्स ने कहा, और उसके सहायक हैं सेल्यूकस। ये सुनकर सेल्यूकस क्रोध और आश्चर्य से बोला, इतनी नीचता! अभी उस लज्जाजनक अपराध को प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। उत्तेजित ना हो सेल्यूकस, तभी सिकंदर ने कहा, जिस पर फिलिप्स बोला, तलवार तो कभी का न्याय कर देती,
परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था, नहीं तो ऐसे निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करना पाप नहीं है, पुण्य है। ये सुनते ही सेल्यूकस ने तलवार खींची। तभी सिकंदर बोला, तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बताओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा? सेल्यूकस बोला, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया है और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था, परंतु साहस नहीं हुआ। क्यों सेल्यूकस? सिकंदर ने कहा, कैसे साहस होता? इनकी कन्या दांड्यायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोहकारिणी अलका भी जाती है, और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरव फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। फिलिप्स ने कहा। सेल्यूकस बोला, रोक, अपनी अबाध गति से चलने वाली जीभ को रोक। ठहरो सेल्यूकस, सिकंदर ने कहा, तुम अपने को विचाराधीन समझो। हां, तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? चंद्रगुप्त ने कहा, सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारज संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। सिकंदर ने पूछा। हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है, मगध का उद्धार करना चाहता हूं, चंद्रगुप्त ने कहा। और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता, सिकंदर ने कहा। असंभव क्यों नहीं? चंद्रगुप्त बोला, हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। सिकंदर बोला, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। चंद्रगुप्त की यह बात सुनकर सिकंदर क्रोध से बोला, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य? एक साधारण निमंत्रण, सेल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा, परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूं। चंद्रगुप्त बोला, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत, जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है, विजित किया जाएगा। सिकंदर बोला, यह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त बोला, अबोध युवक, तू गुप्तचर है। सिकंदर बोला, नहीं, कदापि नहीं, अवश्य ही यहां रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूं। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आंभीक समझने की भूल ना होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूं, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं? ग्रीक लुटेरे हैं? सिकंदर ने पूछा। क्या यह झूठ है? चंद्रगुप्त बोला, लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना रणकला का उपहास करना है। चंद्रगुप्त की यह बात सुनकर सिकंदर आश्चर्य और क्रोध से भर गया। उसने सेल्यूकस को आवाज लगाई, सेल्यूकस! सेल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिए। चंद्रगुप्त बोला, शिष्टता से बातें करो। तभी आंभीक ने कहा। इस पर चंद्रगुप्त बोला, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की से वंचक शिष्टता नहीं जानता। अनार्य, देशद्रोही, आंभीक। चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। बंदी कर लो इसे। तभी सिकंदर ने कहा, जिसके बाद आंभीक, फिलिप्स, एनिसाक्रेटिज उस पर टूट पड़ते हैं, परंतु चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ वहां से निकल जाता है। सेल्यूकस! सिकंदर ने कहा, सम्राट, यह क्या? आपका अविवेक। सेल्यूकस बोला, चंद्रगुप्त एक वीर युवक है,
यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है सम्राट। हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतःपुर की महिलाओं के साथ वाल्हीक जाने दीजिए। सेल्यूकस की बात सुनकर सिकंदर ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा जाओ। इसके बाद सभी का वहां से प्रस्थान होता है। द्वितीय दृश्य, जेहलम तट का वनपथ, चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश। अलका ने कहा, आर्य, अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य बोला, पलायन। व्यंग्य ना कीजिए गुरुदेव, दूसरा उपाय है क्या? चाणक्य बोला, है क्यों नहीं, हो सकता है। ये कहकर चाणक्य दूसरी ओर देखने लगता है। तभी चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव। चाणक्य ने कहा, परिव्राजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रतिपद में बाधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा मैं। चंद्रगुप्त ने कहा, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंहरण अभी नहीं आया। चाणक्य ने कहा, उसे समाचार मिलना चाहिए। चंद्रगुप्त बोला, अवश्य मिला होगा। अलका तभी बोली, यदि ना आ सके तो? इस पर चाणक्य ने कहा, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? जल बरसने की, अलका बोली। इस पर चाणक्य ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, मालव सिंहरण को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा है। उधर देखिए, वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? तभी चंद्रगुप्त ने कहा। उन्होंने देखा कि सिंहरण का सहारा लिए हुए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश होता है। चाणक्य बोला, राजन। गांधार राज ने कहा, विभव की छलनियों से वंचित एक वृद्ध, जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य हूं। अलका तभी उनके गले से लिपट जाती है। पिताजी। गांधार राज बोले, बेटी अलका, अरे तू कहां भटक रही है? कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। नहीं, तू मुझे आपकी झोपड़ी में बिठाकर चली जाएगी। जो महलों को छोड़ चुकी है, उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए। ये कहकर अलका सिंहरण की ओर देखती है और कहती है, मालव, मैं कृतज्ञ हुई। सिंहरण सस्मित नमस्कार करता है। अपने पिता के साथ तभी अलका का प्रस्थान होता है। चाणक्य ने तभी कहा, सिंहरण तुम आ गए, किंतु परंतु नहीं आर्य, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएं। विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। सिंहरण बोला। चाणक्य ने कहा, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी शांति विपत्ति तम में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? हम लोग प्रस्तुत हैं, सिंहरण बोला। तो युद्ध नहीं करना होगा, चाणक्य ने कहा। फिर क्या? चंद्रगुप्त ने पूछा। सिंहरण और अलका को नट नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हैं, वे सैनिक कहाँ के हैं? नहीं जानता।
अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं। हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे, वहीं हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चलें। देखो नवीन गुल्म का युवक सेनापति जा रहा है। सबका तभी प्रस्थान होता है। पुरुष वेश में कल्याणी और सेनापति का तभी प्रवेश होता है। कल्याणी बोली, सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। राजकुमारी, सेनापति बोला। सावधान सेनापति, कल्याणी ने कहा। क्षमा हो, अब ऐसी भूल न होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। वह क्या? घायलों की शुश्रूषा का भार ले लेना है, सेनापति ने कहा। मगध सेनापति, तुम कायर हो, कल्याणी ने कहा, जिसे सुनकर सेनापति बोला, तब जैसी आज्ञा हो। इसके बाद वो स्वगत अपने मन में बोला, स्त्री की अधीनता वैसे ही बुरी होती है, तिस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचाएं। कल्याणी तभी बोली, मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए, उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। बात तो अच्छी है, सेनापति बोला, और तब तक हम लोगों की रक्षित सेना। कल्याणी ये कहते हुए रुकती है और फिर देखकर आगे कहती है, यह लो, पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। तभी पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर उन्हें दूर दिखलाकर पूछता है, वह किस गुल्म का शिविर है युवक? कल्याणी बोली, मगध गुल्म का महाराज। पर्वतेश्वर ने कहा, मगध की सेना? असंभव, उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत किया था। कल्याणी बोली, परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया है। यह सुनकर पर्वतेश्वर हंसते हुए बोला, प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह? महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है, कल्याणी बोली। इस पर पर्वतेश्वर फिर से हंसता है और कहता है, प्रगल्भ हो युवक। परंतु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर सुकुमार युवक हो, इसीलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा, समझा ना? जैसी आज्ञा, कल्याणी ने कहा। तभी चंद्रगुप्त, सिंहरण और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश होता है। सिंहरण कहता है, खेल देखो खेल, ऐसा खेल जो कभी ना देखा हो, न सुना हो। पर्वतेश्वर ने कहा, नट, इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं है। अलका बोली, क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए सेनापति? वह भी तो वीरों का खेल ही है। बड़ी ढीठ है, पर्वतेश्वर ने कहा। तभी चंद्रगुप्त बोला, न हो तो नागों का ही दर्शन कर लो। बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार वश में कर लेते हैं, कल्याणी बोली। चंद्रगुप्त ने तभी संभ्रम से कहा, महाराज हैं, तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। इतना कहकर वो सपेरों किसी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी ये देखकर कहती है, आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। पर्वतेश्वर ने कहा, नट, नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? मंत्र महौषधि के भाले से बड़े बड़े मत्त नाग वशीभूत हो जाते हैं। भाले से? पर्वतेश्वर ने पूछा। हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमत्त मातंग, सिंहरण ने कहा। तुम लोग कहां से आ रहे हो? पर्वतेश्वर ने तभी पूछा। ग्रीकों के शिविर से,
सिंहरण ने कहा। तभी चंद्रगुप्त बोला, उनके भाले भारतीय हाथियों के लिए वज्र ही हैं। ये सुनकर पर्वतेश्वर ने कहा, तुम लोग आंभीक के चर तो नहीं हो? रातों रात यवन सेना वितस्तता के पार हो गई। समीप है महाराज, सचेत हो जाइए, सिंहरण ने कहा। पर्वतेश्वर इस पर कहता है, मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से तभी देखता है। अलका ने तभी कहा, उपकार का भी यह फल है। चंद्रगुप्त ने कहा, हम लोग बंदी ही हैं, परंतु रणव्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। ये सुनकर पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से वहां से चला जाता है। तभी कल्याणी सिंहरण से कहती है, चलो हमारे शिविर में ठहरो, फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त ने तभी कहा, मुझे कुछ कहना है। ये सुनकर कल्याणी बोली, अच्छा तुम लोग आगे चलो। इसके बाद सिंहरण इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त तभी बोला, इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। ये सुनकर कल्याणी बोली, परंतु तुम कौन हो? ये कहकर वो उसे ध्यान से देखती है और आगे कहती है, मैं तुमको वो बोल ही रही होती है कि तभी चंद्रगुप्त बीच में उसकी बात को काटकर कहता है, मगध का एक सपेरा और भविष्य वक्ता भी। कल्याणी बोली, मुझे मगध की पताका के सम्मान की। चंद्रगुप्त ने कुछ कहने की चेष्टा की। तभी कल्याणी ने कहा, कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं? अभी तो एक संपेरा हूं राजकुमारी कल्याणी, चंद्रगुप्त ने कहा। जिसे सुनकर कल्याणी एक क्षण चुप रहकर आगे कहती है, हम दोनों को चुप रहना चाहिए, चलो। ये कहकर दोनों का प्रस्थान होता है। तृतीय दृश्य, युद्ध क्षेत्र में सैनिक के साथ पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर ने कहा, सेनापति भूल हुई। सेनापति बोला, हाथियों ने उद्यम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। सेनापति, युद्ध में जय या मृत्यु दो में से एक होनी चाहिए। पर्वतेश्वर ने कहा, महाराज, सिकंदर को वितस्तता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारी खड्गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भाले की चोट सिकंदर न संभाल सका। सेनापति बोला, प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो। मेरा रणगज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा, चलो। पर्वतेश्वर के इतना कहने पर सब वहां से जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का तभी प्रवेश होता है। कल्याणी बोली, चंद्रगुप्त, तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे तो? बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुण द्वेष से सब जकड़े हैं। मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। चंद्रगुप्त बोला। कल्याणी ने कहा, केवल तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूं। ये सुनकर चंद्रगुप्त बोला, परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई है। कल्याणी ने कहा, चंद्रगुप्त, राजकुमारी, समय नहीं है। वह देखो, भारतीयों के प्रतिकूल देव ने मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन तो और भी भयानक हो रहा है। चंद्रगुप्त ने कहा। जिसे सुनकर कल्याणी बोली, तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहो करो। पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। चंद्रगुप्त ने कहा, चलो। कल्याणी बोली,
इसके बाद मेघों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। दोनों वहां से जाते हैं। एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश होता है, जिसके उपरांत युद्ध होता है। सेल्यूकस युद्ध के मध्य में कहता है, पर्वतेश्वर अस्त्र रख दो। यवन सावधान, बचाओ अपने को। पर्वतेश्वर ने कहा। तुमुल युद्ध होता है। घायल होकर सेल्यूकस फिर हटता है। पर्वतेश्वर अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, देखो उन कायरों को, रोको। उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय पराजय की चिंता नहीं। इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसें, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी विरत हों, रक्त के नाले धमनियों से बहें, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ, उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो। कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान होता है। तभी सिंहरण और अलका का प्रवेश होता है। सिंहरण कहता है, महाराज, यह स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। तुम कौन हो युवक? पर्वतेश्वर ने पूछा। सिंहरण बोला, एक मालव। मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव, खड़क क्रीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता है तो पहाड़ी पर जाओ। पर्वतेश्वर ने कहा, महाराज, यवनों का दल आ रहा है। आने दो, तुम हट जाओ। पर्वतेश्वर ने कहा। जिसके बाद फिलिप्स का प्रवेश होता है। सिंहरण का भीषण युद्ध होता है। फिलिप्स वहां से हटता है और पुनः सेल्यूकस के साथ प्रवेश करता है। सिंहरण फिर घायल होता है और पर्वतेश्वर का युद्ध होता है। लड़खड़ाकर वो गिरने की चेष्टा करता है। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिकों के साथ पहुंचना होता है। दूसरी ओर से सिकंदर का आना होता है, जिसके उपरांत युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा होती है। जिस पर चंद्रगुप्त बोला, युद्ध होगा। कौन? चंद्रगुप्त? सिकंदर ने पूछा। हां देवपुत्र। चंद्रगुप्त बोला। किससे युद्ध? मुमूर्षु घायल पर्वतेश्वर, वीर पर्वतेश्वर से? कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहां प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर ने रक्त पहुंचते हुए कहा, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है सिकंदर। मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूं। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य धन्य आर्यवीर। सिकंदर बोला। पर्वतेश्वर ने कहा, मैं तुमसे युद्ध ना करके मैत्री भी कर सकता हूं। तभी चंद्रगुप्त ने कहा, पंचनद नरेश, आप क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी ने कहा, इन थोड़े से अर्धजीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना है महाराज, आज्ञा दीजिए। इस पर पर्वतेश्वर ने कहा, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहे हटें। कदापि नहीं, सिकंदर ने कहा। तभी कल्याणी शीर्षत्राण फेंक कर बोली, जाती हूं क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा ना कर सकी, बड़ी निराश हुई। तुम कौन हो? पर्वतेश्वर ने उससे पूछा। इस पर चंद्रगुप्त बोला, मगध की राजकुमारी कल्याणी देवी। ओह, पराजय, निकृष्ट पराजय। पर्वतेश्वर के इतना कहते ही
चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान होता है। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंहरण को उठाना चाहती है कि तभी आंभीक आकर दोनों को बंदी करता है। ये देखकर पर्वतेश्वर ने कहा, यह क्या? इनको अभी बंदी बना रखना आवश्यक है। आंभीक ने कहा। इस पर पर्वतेश्वर बोला, तो ये लोग मेरे यहां रहेंगे। पंचनद नरेश की जैसी आज्ञा हो। सिकंदर बोला। चतुर्थ दृश्य। मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। मालविका प्रवेश करके कहती है, फूल हंसते हुए आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु विदेशियों का एक विचित्र सा दल यहाँ ठहरा है। उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो देखो, वह युवक आ ही गया। ये कहकर वो सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। तभी ऐन्द्रजालिक के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त ने कहा, मालविका, क्या आज्ञा है? मालविका बोली, तुम्हारे नाग केशर की क्यारी कैसी है? हरी भरी। आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? चंद्रगुप्त ने पूछा तो मालविका बोली, खेल तो नित्य देखती हूं। ना जाने कहां से लोग आते हैं और कुछ ना कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने से बैठी हुई सब देखा करती हूं। मालविका, तुमको गाना आता है? चंद्रगुप्त ने पूछा। आता तो है, परंतु क्या? युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है। आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं है। मालविका ने कहा, जिस पर चंद्रगुप्त बोला, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो हानि ना होगी। मालविका, ना जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी है। ये सुनकर मालविका बोली, अच्छा सुनिए। तभी अचानक चाणक्य का प्रवेश होता है। चाणक्य कहता है, छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य। नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट से आया हूं। यवन शिविर भी घूम कर देख आया हूं। चंद्रगुप्त बोला, क्या देखा? चाणक्य ने पूछा। समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजाली जानकर मुझसे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों से भी दुर्धर्ष कई लक्ष्य रणकुशल योद्धा शतद्रु तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चंद्रगुप्त बोला, हाँ, तब क्या हुआ? कैलिस्थनीज के अनुयायियों ने क्या किया? चाणक्य ने पूछा। उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए। इसीलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। ये सुनकर चाणक्य ने कहा, और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? वे भी प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इस जगत विजेता का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का भी पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंहरण का होना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रगुप्त बोला, अच्छा, देखा जाएगा। संभवतः स्कंधावार में मालवों की युद्ध परिषद होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चाणक्य की यह बात सुनकर चंद्रगुप्त ने कहा, चलिए, मैं अभी आया। इसके बाद चाणक्य का प्रस्थान होता है।
मालविका बोली, यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मागध। चंद्रगुप्त ने कहा, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। तभी एक सैनिक का प्रवेश हुआ। चंद्रगुप्त ने उससे पूछा, क्या है? सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? सैनिक ने पूछा। विपाशा और शतद्रु के बीच जहां अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वस्त करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। चंद्रगुप्त बोला, अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालों में ठहरने की नहीं है। सैनिक ने कहा, राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूं। युद्ध ही हमारी आजीविका है। क्षुद्रकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूं, इसीलिए मैं यहां रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूंगा। चंद्रगुप्त की यह बात सुनकर सैनिक ने कहा, जैसी आज्ञा। उसके बाद वो जाता है। तभी चंद्रगुप्त कुछ सोचकर कहता है, सैनिक। सैनिक लौट आता है और पूछता है, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त बोला, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ ना ले जाएं। इसका उत्तर भी लेकर आना होगा? सैनिक ने पूछा। नहीं, चंद्रगुप्त बोला, जिसके बाद सैनिक का प्रस्थान होता है। मालविका बोली, मालव में बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत हैं। इनकी युद्ध पिपासा बलवती है। फिर युद्ध? ये सुनकर चंद्रगुप्त बोला, तो क्या तुम इस देश की नहीं हो? नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूं। आर्य, वहां युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी उसका उपयोग नहीं, इसीलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। मालविका ने कहा, तो यहां कैसे चली आई हो? चंद्रगुप्त के पूछने पर मालविका बोली, मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंहरण के साथ यहां भेज दिया। कुमार सिंहरण बड़े सहृदय हैं, परंतु मागध, तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूं। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? शुभे, मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूं। तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगी? चंद्रगुप्त ने कहा और उसके बाद वहां से प्रस्थान किया। मालविका बोली, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछड़ने का भय भी होता है। अद्भुत युवक है। देखूं कुमार सिंहरण कब आते हैं। ये कहकर उसका भी प्रस्थान होता है। पंचम दृश्य, बंदी गृह में घायल सिंहरण और अलका। तभी अलका ने पूछा, अब तो चल फिर सकोगे ना? हाँ अलका, परंतु बंदी गृह में चलना फिरना व्यर्थ है। सिंहरण बोला, नहीं मालव, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। अलका ने कहा। क्या? सिंहरण ने पूछा, जिस पर अलका बोली, सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है। पंचनद से संधि हो गई। अब यवन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर यह संदेश सुना गया है। कैसे? सिंहरण ने पूछा। क्षपणक वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आया था। उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। अलका बोली, तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहां बंदी हूं? सिंहरण ने पूछा। हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। सिंहरण ने कहा। कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहां पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। अलका ने कहा। ये सुनकर सिंहरण उठ गया और उठकर उसने कहा,
तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए, परंतु तुम बंदी हो। अलका का ये वाक्य सुनकर सिंहरण ने कहा, जिस तरह हो सके अलके, मुझे पहुंचाओ। ये सुनकर अलका कुछ सोचने लगती है, फिर कहती है, तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदनी हूं? क्यों? आंभीक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगनी से आंभीक का ब्याह करा दिया है। परंतु आंभीक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतर इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। अलका ने कहा, अलका, तब क्या करना होगा? सिंहरण ने पूछा। यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है तुमको छुड़ा दूं। अलका की ये बात सुनकर सिंहरण बोला, मैं? अलका, मुझसे पूछती हो? दूसरा उपाय क्या है? अलका ने पूछा। मेरा सिर घूम रहा है। अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयनी बनोगी? अच्छा होता कि इसके पहले मैं ही न रह जाता। क्यों मालव, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है? अलका ने पूछा, जिस पर सिंहरण बोला, कठिन परीक्षा न लो अलका, बड़ा दुर्बल हूं। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग ना छोड़ने का प्रण किया है। यह सुनकर अलका बोली, मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंहरण ने तभी कहा, और तुम पंचनद की अधीश्वरी बनने की आशा में, तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। ये सुनकर अलका हंसते हुए बोली, चिढ़ गए? आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊं। यह भी कोई हंसी है? सिंहरण ने कहा, बंदी, जाओ सो जाओ, मैं आज्ञा देती हूं। अलका के इतना कहने पर सिंहरण वहां से प्रस्थान करता है। उसके जाने के बाद अलका बोली, सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालव भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। ये कहकर वो गीत गाती है कि प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चिन्हने की न तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमूल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। उड़ रही है हृपथ्य में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं यह बिचलन राह। संभलते धीरे धीरे चलो, इसी मिस तुमको लगे विलंब। सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत, बह चलेगा आंखों की राह। और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा था। तभी पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। वो कहता है, सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका ने कहा, यह तो बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तुम्हें कौन बंदी कहता है? यह अन्याय है। अलका, चलो, सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। पर्वतेश्वर ने कहा, नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। अलका की बात सुनकर पर्वतेश्वर ने पूछा, इनका तात्पर्य? अलका बोली, कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। यही उन विकासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। पर्वतेश्वर ने कहा, व्यंग ना करो अलका। पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु देव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए। मैं मानती हूं, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत ना होगी। हम लोग जो आपके लिए, देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे,
केवल यवनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। बंदी कैसे? पर्वतेश्वर ने पूछा। अलका ने कहा, बंदी नहीं तो और क्या, सिंहरण जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ है, आज तक वह क्यों रोका गया? पंचनद नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना? कौन कहता है कि सिंहरण बंदी है? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूं अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं, पर्वतेश्वर ने कहा। अलका ने पूछा, क्यों? क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते। ये सुनकर अलका बोली, महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझे प्यार करोगी अलका? सच कहो, पर्वतेश्वर ने पूछा। तब विचार करूंगी, पर वैसी संभावना नहीं। क्या प्रमाण चाहती हो अलका? पर्वतेश्वर ने पूछा। अलका बोली, सिंहरण के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने और सिंहरण अपने मालों की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। मुझे स्वीकार है, पर्वतेश्वर ने कहा। तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूं, परंतु एक नियम पर। वह क्या? अलका ने कहा, यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। पंचनद नरेश, यह दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम जैसा कहोगी वही होगा। सिंहरण के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिविका। देखो, भूलना मत। ये कह के पर्वतेश्वर का वहां से चिंतित भाव से प्रस्थान होता है। षष्ठम दृश्य, मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद का दृश्य। देवबल बोला, परिषद के सम्मुख मैं यह विज्ञप्ति उपस्थित करता हूं कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालव क्षुद्रकों में हुई है, उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गणों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मागध चंद्रगुप्त ही हों। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। तभी सिंहरण का प्रवेश होता है, जिसे देखकर परिषद में हर्ष की लहर आ जाती है। सब एक साथ कहते हैं, कुमार सिंहरण की जय। तभी नागदत्त बोला, मगध एक साम्राज्य है। लिच्छवी और वृजी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूं। इस पर सिंहरण बोला, मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूं। मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही मैं संधि विग्रह का कार्य भी करता हूं। पंचनद की परिस्थिति मैं स्वयं देख कर आया हूं और मागध चंद्रगुप्त को भी भली भांति जानता हूं। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूं। और भी मेरी एक प्रार्थना है। उत्तरापथ के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। तभी गणमुख्य ने कहा, आर्य चाणक्य व्यास पीठ पर आवें। इसके बाद चाणक्य व्यास पीठ पर आकर कहते हैं, उत्तरापथ के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहित हूं कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कहने के लिए उसने आमंत्रित किया। गणतंत्र और एक राज्य का प्रश्न यहां नहीं, क्योंकि लिच्छवी और वृजियों का अपकार करने वाला मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है। वहां शलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। अतएव सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। वितस्तता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का यह फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न जाएगी। उसी प्रयत्न से यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है, जिससे उसका आगे बढ़ना असंभव हो गया है।
परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोहिणी सेना को स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नौबल के द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक के प्रदेश विजय करना चाहता है। उसमें मालवों का नाश निश्चित है। अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त को ही वरण करें तो क्षुद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने भी सेनापति बनाया है। नागदत्त ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तभी चाणक्य बोले, प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है। साथ ही क्षुद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों को एकनिष्ठ होना लाभदायक है। फिर तो मालव और क्षुद्रक दोनों ही स्वतंत्र संघ हैं और रहेंगे। संभवतः इसमें प्राच्यों का एक गणराष्ट्र आगामी दिनों में और भी आ मिलेगा। समझ गया, नागदत्त ने तभी कहा, समझ गया। चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। सिंहरण ने कहा, अन्न, पान और भैषज सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। गढ़मुख्य ने कहा, यह उन लोगों की इच्छा पर है। अस्तु, महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त को वरण करने की आज्ञा परिषद देती है। इसी के साथ संवेद जयघोष होता है। सप्तम दृश्य, पर्वतेश्वर का प्रासाद। अलका बोली, सिंहरण मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहां पड़ी हूं। आज इसका कुछ निपटारा करना होगा, अब अधिक नहीं। इसके बाद वो आकाश की ओर देखकर आगे बोली, तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निभृत में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। तभी पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। वो कहता है, अलका, बड़ी दुविधा है। क्यों पौरव? अलका ने पूछा। मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूं कि मालव युद्ध में भाग न लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्त्र अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला है कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है। ये सुनकर अलका ने अन्य मनस्क होकर कहा, हाँ, कहते चलो। तुम क्या कहती हो अलका? मैं सुनना चाहती हूं। बतलाओ मैं क्या करूं? पर्वतेश्वर ने पूछा। जो अच्छा समझो। मुझे देखने दो ऐसी सुंदर वेणी, फूलों से गुंथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर वेणी। आहा, क्या कर रही हो? पर्वतेश्वर ने पूछा। गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? अलका ने कहा, और उसके बाद वो गीत गाती है कि बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पथ में उड़ ना रही है कोमल धूल, कादम्बिनी उठी या ढकने वाली दूर जलधि के कूल। समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन, तुम हो सुंदरी तरल तारिके, बोलो कुछ बैठो मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी, फिर प्यासी आंखें क्यों नादान, रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। ये सुनकर पर्वतेश्वर बोला, अलका, मैं पागल होता जा रहा हूं। यह तुमने क्या कर दिया है? मैं तो गा रही हूं। परिहास ना करो, बताओ मैं क्या करूं? पर्वतेश्वर ने पूछा। यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम ना जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। अलका की बात सुनकर पर्वतेश्वर ने कहा, बड़ी विडंबना है। अलका बोली, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? अब समझ गए होगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। मैं समझता हूं कि 1000 अश्वारोहियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाऊं, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा, पर्वतेश्वर ने कहा। उसकी ये बात सुनकर अलका ने मन ही मन कहा, मैं चलूं,
निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा ना मिलेगा। उसके बाद उसने प्रकट होकर कहा, अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूंगी। मैं यहां अकेली क्या करूंगी। इसके बाद पर्वतेश्वर का प्रस्थान होता है। अष्टम दृश्य। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, और नदी में दूर पर कुछ नावें। मालविका बोली, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त ने कहा, जैसा उचित समझो। तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंहरण को कहाँ छोड़ा? आते ही होंगे। तभी चंद्रगुप्त ने सैनिकों से कहा, तुम लोग कितनी दूर तक गए थे? एक सैनिक ने कहा, अभी 4 योजन तक यवनों का पता नहीं, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 50 हिस्निकाएं वहां निरीक्षण कर रही हैं। उन पर धनुर्धर हैं। तभी वहां सिंहरण प्रवेश करके कहता है, वह पर्वतेश्वर की सेना होगी। किंतु मागध? आश्चर्य है। आश्चर्य कुछ नहीं, चंद्रगुप्त बोला। तभी सिंहरण ने कहा, क्षुद्रकों के केवल कुछ ही गुल्म आए हैं, और तो। उसकी बात को ही बीच में काटते हुए चंद्रगुप्त ने तभी कहा, चिंता नहीं, कल्याणी के मागध सैनिक और क्षुद्रक अपनी घात में हैं। यवनों को इधर आ जाने दो। सिंहरण, थोड़ी सी हिस्निकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। प्रस्तुत हैं, आज्ञा दीजिए, सिंहरण ने कहा। चंद्रगुप्त बोला, यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा। विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। ये सुनकर सिंहरण संकेत करता है। तभी वहां नावें आती हैं। मालविका बोली, तो मैं स्कंधावार के पृष्ठभाग में अपने साधन रखती हूं। एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। ये सुनकर चंद्रगुप्त कुछ विचार करके कहता है, अच्छी बात है। तभी एक नाव तेजी से वहां आती है। उस पर से अलका उतर पड़ती है। सिंहरण उसे देखकर आश्चर्य से पूछता है, तुम कैसे अलका? अलका बोली, पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है। वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नावें घूम रही थीं। मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई। परंतु मैं बंदी होकर आई हूं। अलका की ये बात सुनकर चंद्रगुप्त बोला, देवी, युद्धकाल है, नियमों को देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। इसके बाद मालविका और अलका का प्रस्थान होता है। मालव रक्षकों के साथ तभी एक यवन का प्रवेश होता है। यवन बोला, मालव के संधि विग्रही कमात से मिलना चाहता हूं। तुम दूत हो? सिंहरण ने पूछा। हां। यवन बोला, कहो, मैं यहीं हूं। सिंहरण ने कहा। यवन बोला, देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता आकर मुझसे भेंट करें और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करें। सिंहरण ने कहा, सिकंदर से मालवों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हों। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत हैं, चाहे संधि परिषद में या रणभूमि में। तो यही जाकर कह दूं? यवन ने कहा। हाँ, जाओ, सिंहरण बोला। उसके बाद उसने रक्षकों से आगे कहा, इन्हें सीमा तक पहुंचा दो। यवन का रक्षकों के साथ तभी प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त उनके जाने के बाद कहता है, मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा। जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर। सिंहरण बोला, परंतु सुनो तो, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते। वे हम ही लोगों के युद्ध हैं, जिनमें रणभूमि के पास ही स्वच्छंदता से कृषक हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य हैं। चंद्रगुप्त की ये बात सुनकर सिंहरण ने कहा, युद्ध सीमा के पार के लोगों के भिन्न भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा प्रचारित हो गई है। जो होगा देखा जाएगा।
ये सुनकर चंद्रगुप्त बोला, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। क्या? सिंहरण ने पूछा। यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहां से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है। इसीलिए शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा। सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएंगी। चलिए। सिंहरण के इतना कहते ही सबका वहां से प्रस्थान होता है। नवम दृश्य। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। कल्याणी बोली, आर्य, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने विपाशा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं, और अमात्य राक्षस भी आ गए हैं। उनके साथ मेरा जाना उचित है। चाणक्य ने कहा, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? मैं नहीं जानती, कल्याणी बोली, परंतु राजकुमारी, उसका असीम प्रेम पूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा। वह बिना पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। चाणक्य ने कहा। कल्याणी ने कहा, आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। तभी अमात्य राक्षस का प्रवेश होता है। वो कहता है, कौन? चाणक्य? हाँ अमात्य, राजकुमारी मगध लौटना चाहती हैं। चाणक्य बोला, तो उन्हें कौन रोक सकता है? राक्षस ने पूछा। क्यों, तुम रोकोगे? चाणक्य बोला, क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? राक्षस के इस प्रश्न पर चाणक्य ने कहा, जो होंगे वे अवश्य समझ जाएंगे। अमात्य, मगध की रक्षा अभीष्ट नहीं है क्या? मगध विपन्न कहाँ है? राक्षस ने कहा। तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न दो, और यवनों से भी कह दिया जाए कि वास्तव में यह स्कंधावार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं है, जिससे भयभीत होकर तुम विपाशा पार नहीं होना चाहते। यह तो क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है। क्यों? चाणक्य की इस बात को सुनकर राक्षस विचार करके कहता है, आह ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूंगा, यह तो मान लेने योग्य सम्मति है। परंतु फिर परंतु लगाया, तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहें, और तुम्हारे साथ जो नवीन कुल आए हैं उन्हें भी रहना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है। मैं उसे उजड़ने और हत्याओं से बचाना चाहता हूं। ये कहकर चाणक्य वहां से प्रस्थान करते हैं। कल्याणी ने कहा, क्या इच्छा है अमात्य? राक्षस बोला, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूं। राजकुमारी, यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता, यदि इसके लिए स्वतंत्रता आवश्यक ना होती। जैसी सम्मति हो, कल्याणी ने कहा। तभी चाणक्य का पुनः प्रवेश होता है। वो कहता है, अमात्य, सिंह पिंजड़े में बंद हो गया है। कैसे? राक्षस ने पूछा। जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उनके चुंगल में। अब इधर क्षुद्रकों और मागधों की नवीन सेनाओं से उसकी बाधा पहुंचानी होगी। तब तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो? राक्षस ने पूछा। यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना को लेकर विपाशा के तट की रक्षा करो, और क्षुद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूं। इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। चाणक्य ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। राक्षस बोला। तभी चाणक्य ने कहा, यदि ना करोगे तो अपना अनिष्ट करोगे। ये कहकर चाणक्य का पुनः प्रस्थान होता है। कल्याणी बोली, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो इसको देखकर डर लगता है। राक्षस ने कहा, विकट है,
राजकुमारी, एक बार इससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं उसे बचाना चाहता हूं। ये सुनकर कल्याणी बोली, चलिए। फिर कल्याणी का प्रस्थान होता है। चाणक्य पुनः प्रवेश करके कहता है, राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। क्या? राक्षस ने पूछा। नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक नहीं होगा, समझे? चाणक्य का ये कहने के बाद वहां से सवेग प्रस्थान होता है। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है। दशम दृश्य, मालव दुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य पर कोटा। मालविका ने कहा, अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है। यदि शत्रु इधर से आवे तब? उसकी ये बात सुनकर अलका ने कहा, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना भी सुख की नींद नहीं सो रही है। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठ भाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना अभीष्ट था, वहां तक पहुंच गई है। ये सुनकर मालविका बोली, अच्छा, चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देखकर कहती है, मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है। इस आपत्ति काल में आयुध अपने पास रखना चाहिए, तो कटार अपने पास रख ले। मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ। रक्त प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैंने सेवा का व्रत लिया है। प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? अलका ने पूछा। प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भयों से इनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूं। मालविका ने कहा, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे। यहां जब तक कोई ना आ जाए मैं नहीं हट सकती। अलका ने कहा। इसके बाद मालविका का प्रस्थान होता है। अलका बोली, संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश है, बैठूं? अकस्मात तभी बाहर से हल्ला होता है, युद्ध शब्द सुनाई देता है। अलका कहती है, क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। अरे, वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। ये कहकर अलका धनुष चढ़ाकर तीर मारती है। यवन सैनिक का पतन होता है। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी वो मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है। वो तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा ही तभी सिंहरण का भी प्रवेश होता है और युद्ध शुरू होता है। सिंहरण तभी तलवार चलाते हुए कहता है, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर ने कहा, सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने आप को। ये कहकर वो भाले का वार सिंहरण पर करता है। सिंहरण इस फुर्ती से भाले को ढाल पर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिर जाता है। 3 यवन सैनिक कूद कर तभी आते हैं और इधर से मालव सैनिक पहुंचते हैं। सिंहरण बोला, यवन, दुस्साहस ना कर, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो। यवन ने कहा, दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटिया मेट करते हैं। सिंहरण बोला, पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम बंदी होगे। ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक और मालवों को यह विदित ना हो जाए कि यही वह सिकंदर है। तभी एक मालव सैनिक कहता है, सेनापति, रक्त का बदला, इस निशंस ने निरीह जनता का अकारण वध किया, प्रतिशोध। सिंहरण बोला, ठहरो मालव वीरों, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था,
पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन, जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों यवन सिकंदर को लेकर तभी वहां से जाते हैं। तभी एक घबराया हुआ सैनिक वहां आता है। सिंहरण उसे देखकर पूछता है, क्या है? सैनिक बोला, दुर्ग द्वार टूट गया, यवन सेना भीतर आ रही है। कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो। समस्त मालव सेना से कह दो सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। ये कहकर सिंहरण अलका की ओर देखकर आगे बोला, तुम मालविका को साथ लेकर अंतःपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका, मालव के ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा। जाओ। इसके बाद अलका का प्रस्थान होता है और तभी यवन सैनिकों का प्रवेश और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश, जिसके बाद युद्ध होता है। एक यवन सैनिक दौड़ा हुआ तभी आता है और कहता है, सेनापति सेल्यूकस, क्षुद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है। बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त तभी बोला, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है तुम्हारा जीवन। ये सुनकर सेल्यूकस कुछ सोचने लगता है, फिर कहता है, हम दोनों के लिए प्रस्तुत हैं, किंतु। तभी चंद्रगुप्त बोला, शांति, मार्ग दो, जाओ सेनापति। सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। इसके बाद यवन सेना का प्रस्थान होता है और चंद्रगुप्त का जय घोष होता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।